हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड चैप्टर। आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे, तो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड। 8 नवंबर 2016 से जितने भी 500 के और 1000 के नोट थे पूरी की पूरी कंट्री में, इवन क्लास आउटसाइड द कंट्री, उन सारे नोट को क्लास लीगल टेंडर से बाहर कर दिया। जब मोदी जी ने यह अनाउंसमेंट किया, पूरा भारत हिल गया। 86% करेंसी सर्कुलेशन था इन नोटों का, 500 और 1000 के नोट का भारत में। मेजॉरिटी लोग जेब में 500 और 1000 का नोट रखते थे, 1000 का कम, 500 का सबसे ज्यादा, क्योंकि 500 से छोटा नोट था क्लास 100 का नोट, देन 50 का, फिर 20 रुपए का, 10 रुपए का। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई 8 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोट मतलब कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो सिर्फ कुछ घंटों का समय मिला क्लास लोगों को, पैसों को क्लास कुछ खरीदारी करने के लिए। और जैसे ये खबर आग की तरह पूरी कंट्री में फैल गया क्लास, तो किसी ने भी 500 और 1000 का नोट लोगों से एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया कि आपके पास जितने भी 500 और 1000 का नोट है, इन्हें आप अपने बैंक में जमा कर दो और बैंक से नए नोट 2000 के आप कलेक्ट कर सकते हो। कुछ दिन बाद फिर 500 का भी कलेक्शन होने लगा। शुरू में लिमिट सिर्फ और सिर्फ क्लास 2000 की ही थी, यानी कि आप कितना ही पैसा बैंक में जमा तो कर सकते हो, बट ले सकते हो आप सिर्फ 2000 रुपए। फिर ये लिमिट धीरे 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 बढ़ाई गई। लोगों को इतनी प्रॉब्लम होने लगी, बिकॉज किसी के घर में शादी है, किसी का इलाज चल रहा है, किसी को कहीं पेमेंट देनी है, किसी को किराया देना है, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, और क्लास उनके पैसे जो भी थे क्लास वो सब बेकार हो गए। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सरकार प्रमोट करना चाहती थी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, ताकि हर चीज़ क्लास रिकॉर्ड में मेंटेन रहे। आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, कितनी आपने पेमेंट की है, सोर्स ऑफ इनकम, सारी चीज़ें जानने के लिए क्लास सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया। है क्या डिमोनेटाइजेशन? एक ऐसा सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री विड्रॉ द ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ अ सर्टन क्लास डिनोमिनेशन, यानी कि 500 और 2000, एज एन ऑफिशियल मोड ऑफ payment. On 8th November 2016, the government of India announced the demonetization of all 500 and 1000 banknote of the Mahatma Gandhi series. It also announced that issuance of new 500 and 2000 notes, 2000 banknotes in exchange for. तो 500 और 2000 के 1000 के नोट बंद और नए नोट आए क्लास 2000 और 500 के। अभी सरकार ने किया क्यों, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन हुआ क्या, डिमोनेटाइजेशन से काफी सारे आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि इट इज अ फेलियर ऑफ बीजेपी। ये कहीं ना कहीं क्लास बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं दे पाया, बिकॉज 105 लोगों की जान चली गई पास डिमोनेटाइजेशन के बाद, और क्लास छोटे छोटे कई सारे धंधे बिजनेस बंद हो गए। 15 लाख जॉब चली गई। 500 और 1000 का नोट 86% था, और जिसका 99.3% पैसा वापस आ गया। एक्चुअली क्या है कि सरकार का मेन मोटो तो इसके पीछे बहुत अच्छा था कि जो हवाला का पैसा है, जो क्लास टेररिज्म को प्रमोट करता है, नकली नोट जितने भी हैं और ब्लैक मनी जितने लोगों ने इकट्ठा कर रखी है, वो सारे नोट बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है क्लास कि हमारी कंट्री में करप्शन कितना जोरों शोरों से चलता है। जो अमीर लोग थे, जो जो गरीब लोग थे, वो बेचारे इस तरीके से, ये तब की क्लास कुछ इमेजेस हैं, अपने पैसों को एक्सचेंज कराते हुए क्लास लोगों की लंबी कतारें, कई लोगों की इसमें जान भी चली गई। लंबी लंबी लाइनें क्लास बैंक में, लोग परेशान होते हुए अपने खर्चा नहीं चला पा रहे थे। पैसा होते हुए भी लोगों के पास पैसा नहीं था सरकार के इस डिसीजन से। लेकिन अमीर जो थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने बैंकों के जो मैनेजर्स हैं, बैंकों के एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे साठ गांठ करके क्लास, या फिर गरीबों को लाइन में लगवा के उन्होंने अपना पैसा तो कन्वर्ट कर लिया, और जिस तरीके से एक्सचेंज वगैरह, कमीशन वगैरह देके उन्होंने अपने पैसों को तो बना लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, लगभग 99.3% ऑफ डिमोनेटाइज मनी बैक इन द सिस्टम एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लास 86%, मतलब 100 नोट अगर पूरे क्लास उसमें है, तो 86% जो करेंसी है और 500 और 1000 की थी, वापस आ गया क्लास उसका 99.3%। तो यानी कि मेजरली पैसा जो है क्लास वो वापस आ गया, और इस तरीके से क्लास जो सरकार पकड़ना चाहती थी एक्चुअली क्लास वो पकड़ नहीं पाई। एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन बहुत साफ है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली क्लास इमेज शो कर रहा है, भैया नहीं, कैश नहीं चाहिए, आप सीधा क्लास मेरे अकाउंट में डाल दो। ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्लास, आप सीधा पैसा मेरे खाते में डालते हो। तो अगर मैं 1 लाख की सेल कर रहा हूँ महीने में, तो मुझे पता है मेरे खाते में 1 लाख आया है, और सरकार को भी पता है इस खाते में 1 लाख आया है, तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, ब्लैक मनी क्रिएट नहीं होगी। सरकार का मेन मोटो क्या था, करप्शन को। अच्छा, करप्शन जितना भी होता है, आपने कभी भी घूस अगर जिंदगी में किसी को देते हुए देखा हो, या खुद लिया हो, या लेते हुए देखा हो कभी भी,
तो आपने देखा होगा वो हमेशा कैश में होता है, ताकि क्लास उसका कोई रिकॉर्ड ना रहे, कोई सबूत कल को ना आ सके। आपने पुलिस वालों को जरूर कहीं ना कभी चालान कटते हुए घूस दिया होगा 500, 1000, 100, 50, तो यार कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो हमेशा कैश में होता है। आप पुलिस वाले से बोलोगे मैं आपको गूगल पे कर देता हूं, तो वो कभी भी एक्सेप्ट उसको नहीं करेगा। तो करप्शन को रोकने के लिए, बड़े बड़े लेवल पे इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द मार्केट, लोग क्या कर रहे थे, पैसों को घर में ना, दीवारों में, आपने मूवीज में देखा होगा, चिनवा देते हैं पैसों के बोरा भर भर के क्लास पैसे जो है ब्लैक मनी घर में इकट्ठा करते हैं। टेरर फंडिंग, जो क्लास आतंकवादियों को जो पैसे दिए जाते हैं क्लास, वो यही पैसे दिए जाते हैं टेरर बढ़ाने के लिए क्लास, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्री में मतलब कैजुअलिटी फैलाने के लिए या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। या जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स चोरी कैसे करते हैं, मान लो क्लास मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन से मेरी फीस आती है 50,000, ऑनलाइन से मेरी फीस आती है 50,000, ठीक है। सरकार को दिखेगा कि मेरी इनकम सिर्फ 50,000 है, क्योंकि ऑफलाइन में जो कैश कलेक्ट करता हूँ मैं, वो तो सरकार को कहीं दिखेगा ही नहीं, बिकॉज वो कैश तो मेरे पास है, सरकार को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से मैं कैश कलेक्ट करता हूँ क्लास, सरकार को नहीं पता चलता। ऑनलाइन मेरे बैंक खाते में पैसा आता है, तो सरकार को पता भी इसके बैंक अकाउंट में 50,000 आए हैं, तो मुझे इस 50,000 पे सरकार को इनकम टैक्स देना है, मुझे इस पर भी देना था बट मैंने दिया नहीं, तो ये जो 50,000 की मेरी इनकम आ गई है, इसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को अनअकाउंटेड मनी भी कह सकते हैं, कि ऐसा मनी, ऐसी इनकम जो क्लास आपने सरकार को बताई नहीं पर आपने कमाया है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी, इससे क्या हुआ, मेरे को 1 लाख पे टैक्स देना पड़ता, अब मुझे सिर्फ 50,000 पे टैक्स देना है, तो 50,000 के टैक्स की मैंने चोरी कर ली। तो टैक्स की जो चोरी होती है उससे बचाने के लिए, और सरकार इवन कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती थी कि लोग कैश का कम यूज करें, है ना, ऑनलाइन पेमेंट्स करें, कार्ड है, कैश का जो पेमेंट है वो बहुत कम करे सरकार। ये सारे क्लास सरकार के मेन मोटो थे डिमोनेटाइजेशन करने के। तो एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ के जाना। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें भी है इसको अडॉप्ट करने के लिए, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें भी मैटर करता है। तो आपको एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन पढ़ना है, और वो इसकी क्लास पॉइंट्स मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी कोई पॉइंट आपको लगता है तो यू कैन राइट। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, अब डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ क्लास, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, बैंकों में काफी पैसा आने लगा, सब लोग बैंकों के बाहर लाइन लगे हैं, तो पैसे देने के लिए लाइन लगे हैं, कन्वर्जन कराने के लिए। डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं कम होने लगा, पैसा था ही नहीं लोगों के पास, क्या कैश ट्रांजेक्शन करेंगे। अगला है डिजिटाइजेशन, यानी क्लास डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया गया, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। रियल स्टेट प्राइस डिक्रीज हो गया, आपने देखा होगा नोटबंदी के बाद जो रियल स्टेट प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, बिकॉज रियल स्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी चलती है। अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो 50 लाख का है, तो सरकार को आप सिर्फ 25 लाख ही दिखाते हो, 25 लाख वो आपसे कैश ले लेता है, और सरकार को 25 लाख पे आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो। तो रियल स्टेट का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया। राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ने लगा, और इससे इंपॉर्टेंट है क्लास। तो इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो सरकार के पास बढ़ने लगा, और कहीं ना कहीं रियल स्टेट के प्राइसेस कम हो गए। फिर बाद में कुछ सालों बाद फिर नए नोट आए, उसके बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो गया आज की डेट पे, बट लेकिन उस टाइम पे कम हो गया था। ये था इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का सपना देखते हुए क्लास 1 जुलाई 2017 को फाइनली हमारी कंट्री में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी होता क्या है क्लास, एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स जो लेवी किया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, इसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पार्लियामेंट में पास हुआ 29 मार्च, लगभग 17-18 साल की मेहनत के बाद पार्लियामेंट में ये 29 मार्च 2017 को क्लास बीजेपी की सरकार में ये फाइनलाइज हो जाता है, पास हो जाता है, और 1 जुलाई 2017 से क्लास ये इफेक्ट में आ जाता है। 1 जुलाई 2017 से क्लास जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो अप्लाई हो जाता है। अब जीएसटी के आने से पहले 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट टैक्स में काफी सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे मान लो क्लास जीएसटी के आने से पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, स्टेट्स के टैक्सेस हो गए, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, लोकल एरिया के टैक्सेस हो गए, अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। अब जो इंसान माल खरीद रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो कितने अलग अलग टाइप के टैक्सेस दे रहा है, उसको खुद नहीं पता कि भाई कितने परसेंट टैक्स दे रहा हूं मैं। सरकार ने सारे इंडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया, जोड़ के एक ही टैक्स बना दिया क्लास, जिसका नाम है जीएसटी। दीज ऑल इंडायरेक्ट टैक्सेस नाउ सबसम्ड अंडर जीएसटी। और क्लास जीएसटी का एक मोटो है वन नेशन वन टैक्स, एक ही नेशन है एक ही टैक्स है। बट लेकिन मैं बता दूं क्लास, सारे इंडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के जीएसटी बनाया, लेकिन एक चीज जो है वो क्लास नहीं जोड़ा,
कस्टम ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन क्लास इन्होंने इसको जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया, बिकॉज कस्टम ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी, आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी को क्लास इन्होंने जीएसटी के अंदर कंसिडर नहीं किया, क्योंकि क्लास इनको ज़्यादा टैक्स लेना था जीएसटी में, जीएसटी से ज़्यादा टैक्स लेना था इंपोर्ट ड्यूटी पे। बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी नहीं, लाइक पेट्रोलियम पे भी नहीं है, सो दैट कि हम ज़्यादा टैक्स उससे वसूल सके। बिकॉज जीएसटी की जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो 28% है। जीएसटी कहता है कि मैक्सिमम जो रेट आएगा जीएसटी का वो 28% है, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता। बट इंपोर्ट ड्यूटी इससे ज़्यादा है, पेट्रोलियम पे टैक्स इससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लास पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता, और कस्टम ड्यूटी जो है वो जीएसटी के अंदर कवर नहीं है, वो आज भी अलग है, कस्टम ड्यूटी अलग है। आपने कभी भी देखा होगा, आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, आप इन जगह जाते हो तो ये लोग 5% का टैक्स लेते हैं। तो रेस्टोरेंट पे क्लास आपको 5% का टैक्स लगेगा। जीएसटी के अलग अलग रेट है। जनरली क्लास जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उन पे नहीं लगता है जीएसटी, ताकि वो महंगा ना हो, हर किसी को खाने पीने का आइटम क्लास नॉर्मल मिले। अगर वो रॉ है तो ठीक है, अगर वो प्रोसेस हो गया फिर तो उस पर टैक्स लग जाएगा। मास कंजप्शन की जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने के जो आइटम होते हैं, इस पे सरकार क्लास आपसे 5% का टैक्स लेती है, जो जनरली जिसे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इस पे टैक्स कम रहता है। स्टैंडर्ड रेट जो है वो आमतौर पे 12 से 18% है। कंप्यूटर वगैरह पे क्लास खाने पीने की, अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाके वहाँ पे खाते हो तो वहाँ पे क्लास आपको खाने पीने की सर्विस मिल रही है, रहने वहने का मिल रहा है, रूम्स वगैरह, तो 18% टैक्स लगता है। बाकी कुछ और ऐसे कंप्यूटर वगैरह पे 12%, कुछ और आइटम पे 12% का टैक्स लगता है। बाकी जो डीमेरिट गुड्स होते हैं, महंगी लग्जरियस कार हो गया, एसी हो गया, है ना, एयर कंडीशनर हो गया, कार हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखो, तो इन सब पे 28% का सरकार क्या करती है, जीएसटी लगाती है, ताकि इसको डिस्करेज करने के लिए सरकार सबसे हाई रेट इन चीज़ों पे लेती है। अब जीएसटी का मेन है, जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में, ध्यान से अच्छे से क्लास सुनना। अब जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। सबसे पहली बात, अगर आप एक स्टेट के अंदर सामान बेचते हो, यूपी से यूपी, पंजाब से पंजाब, बिहार से बिहार, हरियाणा से हरियाणा, राजस्थान से राजस्थान, कर्नाटका से कर्नाटका, अगर आप एक स्टेट के अंदर सामान बेचते हो तो उसमें क्लास आपको लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जितना भी टोटल टैक्स है उसके दो पार्ट बच जाते हैं। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो आपने कोई सामान खरीदा यूपी से यूपी में, तो क्लास वो 18% आपसे जीएसटी लेंगे, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। आप कोई भी बिल उठा के देख लेना, अगर सेम स्टेट के अंदर आप सेल कर रहे हो विद इन सेम स्टेट, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और दोनों बराबर बराबर लगेगा। यानी ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्लास डिफरेंट स्टेट, बिटवीन स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लाइक यूपी से आपने पंजाब, यूपी से आपने बिहार भेजा, यूपी से आपने उड़ीसा भेजा, यूपी से आपने कर्नाटका भेजा, राजस्थान भेजा, तो उसमें भी 18% ही लगेगा, लेकिन नाम उसका होगा आईजीएसटी। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ध्यान रखना, ये सेम स्टेट का मतलब क्या है, इंट्रा स्टेट। अगर आप एक स्टेट के अंदर सामान बेचते हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर आपने क्लास अलग स्टेट में भेजा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है जब इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप सामान बेचते हो, ठीक है। दिल्ली का अपना स्टेट लेजिस्लेटिव है, इसीलिए दिल्ली है तो यूनियन टेरिटरी बट है अपना स्टेट लेजिस्लेटिव, इसीलिए क्लास दिल्ली में भी क्लास अगर आप यूपी से दिल्ली सामान खरीदते हो तो आपको देखा होगा आपने, जो एनसीआर में रहते हैं अगर वो दिल्ली सामान खरीद रहे हैं तो उनके बिल पे आईजीएसटी लिखा आता है, ठीक है। अच्छा, विद इन यूनियन टेरिटरी, अगर आप यूनियन टेरिटरी में सामान लेते हो तो उसमें दो लगता है, विद इन सेम स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर विद इन यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा है क्लास सेंट्रल जीएसटी और यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और ये सेंट्रल। तो ये पैसा, आधा पैसा 9% रख लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी 9% यूनियन टेरिटरी रख लेता है, जब यूनियन टेरिटरी में आपने सामान विद इन यूनियन टेरिटरी सामान बेचा है तो, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी से बाहर आपने कहीं और बेचा तो आईजीएसटी। तो ये ध्यान रखना, सेम स्टेट्स के लिए, इंट्रा स्टेट्स के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह, स्टेट तो है नहीं वो, स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। तो पुदुचेरी हो गया क्लास, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली हो गया, इनका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेटिव है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है, इसको मत समझो, बस ध्यान रखना इनमें यूटीजीएसटी नहीं लगता, इनमें आईजीएसटी ही लगता है। तो ये जीएसटी का स्ट्रक्चर हो गया।
फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के फीचर्स की बात करें, सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, सारे टैक्स को जोड़ के एक टैक्स बना दिया, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता रहेगा कि अलग अलग कितना लग रहा है, आपको पता है जी अगर 18% लग रहा है जी टोटल 18% है, इसमें कोई वो नहीं है, छुपा हिडन कुछ भी नहीं है। मल्टी स्टेज, हर स्टेज पे सामान लगता है, टैक्स लगता है। कहने का मतलब क्या है, ए ने परचेज किया 100 रुपए का सामान और मान लो जीएसटी 5% है, तो ये कितने का हो गया क्लास, 105 का। फिर ए ने सेल किया किसको, बी को, 100 का सामान 150 का, फिर इस पे 5% टैक्स लगेगा, कितना क्लास बनेगा, 7.5 रुपीज़ का टैक्स है, ठीक है, 5% टैक्स 7.5, तो ये हो गया 157.5। तो हर स्टेज पे फिर बी सी को बेचेगा तो भी टैक्स लगेगा, तो मल्टी स्टेज है, हर स्टेज पे जो है वो क्लास टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगला है ये वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है, जितना भी वैल्यू ऐड होगा उतने पे ही टैक्स दिया जाएगा। कहने का मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है। क्लास ये मैं हूं और मैंने मान लो 10,000 का सामान खरीदा, ठीक है, और मुझे आगे किसको बेचना है क्लास, कस्टमर को, राइट। आगे कस्टमर को बेचना है, कस्टमर तो किसी को बेचेगा नहीं, कस्टमर तो अपने लिए उसको यूज कर रहा है। टैक्स मान लो हो गया 18%, तो 10,000 का 18% कितना क्लास बन गया यहाँ पे, 1800। तो मेरे को सामान पड़ा 11,800 का, मैंने आगे बेच दिया कस्टमर को 20,000 में, मान लेते हैं मैंने बेच दिया 20,000, 20 में नहीं 15,000 में, मैंने बेच दिया क्लास 15,000 में, मैंने आगे इसी सामान को आगे सेल कर दिया 15,000 में, तो मैं 15,000 में फिर टैक्स भी लूंगा उससे। 15,000 का सामान हो गया, 18% हो गया 2,700 रुपये, तो 17,700। अब सुनना मेरी बात, ग्राहक को देना कितना पड़ा, 17,700। तो मैंने जो जीएसटी कलेक्ट किया है, जीएसटी कलेक्ट जो किया उसको बोलते हैं जीएसटी आउटपुट, कितना है क्लास, 2,700। लेकिन मैं 1,800 ऑलरेडी जीएसटी दे चुका था, इसको बोलते हैं जीएसटी इनपुट। कितना पे कर चुका था, इनपुट का मतलब जो आपने इनपुट खरीदा है, जो रॉ मटेरियल खरीदा है, उस पर आपने जो जीएसटी पे किया है, ठीक है, परचेज पे। तो मुझे सरकार को सिर्फ अब जो है नेट जीएसटी सरकार को 900 ही देना है, मैं सरकार को 2,700 पे नहीं करूंगा। मैंने कस्टमर से 2,700 रिसीव कर लिया, 1,800 मैंने खुद ही पे कर दिया था, वो माइनस करके मैं सरकार को सिर्फ 900 दूंगा। तो अगर देखा जाए 10,000 का सामान था और क्लास बेचा 15,000 में, तो वैल्यू कितना ऐड किया, 5,000। तो 5,000 का 18% कितना बनता है क्लास, आपका 900। तो आप देखो मैंने सरकार को 900 ही टैक्स पे किया है। तो जो वैल्यू ऐड हुई है उसी वैल्यू ऐड पे ही टैक्स देना है, सरकार को 2 बार टैक्स नहीं देना। अगर मैं सीधे 2,700 सरकार को टैक्स दे दूंगा तो ये 2 बार टैक्स हो गया। अगर मैं सरकार को 2,700 टैक्स पे कर दूंगा तो वो 2 बार टैक्स हो गया, डबल टैक्सेशन हो गया। इसीलिए क्लास सरकार को मैं सिर्फ 900 दूंगा, यानी कि मेरी जेब से टैक्स 1 रुपया भी नहीं गया। जो मैं सामान खरीद के लेके आया हूं उस पर जो भी मैंने टैक्स लिया, पे किया है, उसे क्लास माइनस करके जो बाकी मैंने इससे कलेक्ट किया है वो सरकार को पे कर दूंगा, सीधी सीधी बात। यानी कि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है, जो भी वैल्यू ऐड किया है क्लास उस पर टैक्स लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस का मतलब क्या है कि अगर यूपी से मध्य प्रदेश में मैंने सामान बेचा है, इंदौर में सामान मैंने बेचा है, तो इंदौर की सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी। जहां पे डेस्टिनेशन है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज यूज की जा रही हैं, वहां पे टैक्स लगेगा। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ध्यान समझना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पर चीजों का यूज किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन जहां पे हो रहा है, वहां पे टैक्स लगेगा। यूपी से हरियाणा सामान बेच रहे हो तो हरियाणा टैक्स लगाएगी, यूपी नहीं लगाएगी, यूपी गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, हरियाणा गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। और स्टेट अलग अलग है तो आईजीएसटी लगेगा। अब जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन वो फिर स्टेट और सेंटर आपस में बढ़ जाता है। वो कैसे बांटते हैं क्लास, वो हमारा काम नहीं है, वो सरकार का अपनी पॉलिसी होती है सरकार की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी एक पॉइंट और है इसके अंदर, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर, अलग अलग तरह के टैक्स नहीं लगते, अलग अलग नाम से एक ही टैक्स है, तो चीज़ें बहुत सिंपल है, आपको आसानी से बिल देख के समझ आ जाएगा जी टोटल टैक्स हमारा इतना है। और सेपरेट दिखाना होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से अमाउंट कैलकुलेट करके पूरा दिखाना होता है बिल पे। आप कोई भी बिल उठा के देख लेना, उस पर लिखा होगा अलग से एकदम। अगला है क्लास ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, आपको पता है जी इतना टैक्स लग रहा है, वही टोटल है, कैलकुलेशन भी सिंपल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। बिजनेस करने में आसान है, आप अपना बिजनेस करते हो तो आपको टैक्स की झंझट नहीं है, सीधे एक ही बार लग रहा है जी टोटल इतना ही लग रहा है, तो आपको सब कुछ पता है, तो बिजनेस करने में आसानी होती है। आप इनके क्लास वेबसाइट से चीज़ों को, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आप ऑनलाइन कैलकुलेशन कर सकते हो, बिल बना सकते हो, सारी चीज़ें क्लास टेक्नोलॉजी यूज़ करके आसानी से जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हो। बाहर से जब कंट्री में मतलब कि लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो उनको लगता है कि यार अलग अलग नाम का टैक्स नहीं है, एक ही टैक्स है। अलग अलग कंट्री में ऑलरेडी जीएसटी चल रहा है और अलग अलग देशों में, और हमने भी जीएसटी को अडॉप्ट किया 2017 में जुलाई में।
तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने लगी। बाहर से उनको लग रहा है यार इस कंट्री का, इंडिया का टैक्स सिस्टम ठीक है, तो और ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शन अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से क्लास इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। और ऑब्वियसली क्लास टैक्स सिस्टम अच्छा हो गया, अलग अलग नाम से टैक्स लगाया नहीं जा रहा, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो ये हमारी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जीएसटी के एडवांटेजेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ थर्ड चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप क्लास ये तीसरा चैप्टर आप अच्छे से लर्न कर लोगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी और एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आना है इस पूरे चैप्टर से। तो इसको अच्छे से लर्न करके पढ़ के आना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा चैप्टर। ये अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।